हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत कर चुके हैं आज हम। जी हाँ बच्चों, नया अध्याय आरंभ हो चुका है, अधिनायक। जी हाँ बच्चों, तो अध्याय 10 अधिनायक, और जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय, रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। तो आइए देखते हैं, नज़र डालते हैं कि आज हम क्या अध्याय में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कवि का जीवन परिचय आ गया, क्लियर। हर अध्याय से पहले कवि का जीवन परिचय जान लेना अति आवश्यक है। कवि हो, कवित्री हो, लेखक हो या लेखिका हो, आपको इससे परिचित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक प्रश्न आता है किसके रूप में, जीवनी के रूप में। और जीवनी में पूरा जीवन परिचय लिखना होता है शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि जन्म कब हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, शिक्षा है, दीक्षा, रचनाएं, कृतियाएं, माता का नाम, पिता का नाम, है ना, साहित्यिक योगदान, पुरस्कार, ये सब रचनाकार के जीवन परिचय में आता है। तो आपने ये सब लिख देना है, क्लियर है। 100% क्वेश्चन आता है, इसीलिए जितना जरूरी पाठ है उतना ही जरूरी कवि का जीवन परिचय होता है। तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय करेंगे, उसके बाद कविता का सारांश करेंगे कि आखिर इस कविता के माध्यम से कवि किस चीज पर व्यंग्य कस रहा है, किस पर कटाक्ष कर रहा है। तो इन पंक्तियों को समझेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास भी करेंगे। तो कविता का भावार्थ क्या है ये जानेंगे, और कुछ प्रश्न और उत्तर, जी हाँ, जो एग्जाम के अंदर सब्जेक्टिव प्रश्न के रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो भाई फटाफट से पेन उठाओ, एक कॉपी लो, जैसे आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, यानी कि जैसे आप एक स्कूल में जाते हो, टीचर पढ़ा रहा होता है और आप कॉपी और पेन के साथ बिल्कुल एक सिपाही की तरह तैनात बैठते हो। तो ऐसी एक आदत बनाओ, चाहे आप अपनी क्लास में हो, चाहे आप ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, चाहे कोई वीडियो देख रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, तो पेन आपके हाथ में होना चाहिए, कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए। होता क्या है कि टीचर जो पढ़ा रहा होता है, समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो एटलीस्ट हम उसको कॉपी पे अगर नोट कर लिए तो वो हमारे नोट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोट्स कहलाते हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम में बड़े काम के होते हैं। एग्जाम के अंदर पूरी बुक नहीं पढ़ते हो आप, पूरी बुक पढ़ने में भाई इतने सारे सब्जेक्ट हैं, एक एक बुक एक एक दिन में कैसे ख़त्म करोगे, लेकिन ये नोट्स बड़े काम के होते हैं। नोट्स की सहायता से आपको पूरे सब्जेक्ट की ओवरऑल नॉलेज मिल जाती है। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाने में ये नोट्स बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस। तो भाई लिखने के बड़े फ़ायदे होते हैं, एक एक करके गिना देता हूँ। लिखने से स्पीड बनती है आपकी, और जिस स्पीड के अभाव में अक्सर बच्चे 1 या 2 प्रश्न छोड़कर आ जाते हैं। आते हो नहीं आते हो, अगर आप भी परीक्षा के अंदर 1 प्रश्न छोड़कर आ रहे हो, 2 प्रश्न छोड़कर आ रहे हो, तो ये एक गंभीर समस्या है। आज अगर आपने इस पर विचार नहीं किया, इसको अगर आपने इस पर काम नहीं किया, तो भैया ये विकराल रूप ले लेगी। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि टीचर बोलते थे कि भाई लिख लो लिख लो लिख लो, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। क्लास तो पास कर लोगे बेटा जैसे तैसे, लेकिन स्पीड नहीं होगी तो कंपटीशन में रह जाओगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? लिखने से लिखावट अच्छी होती है, सुंदरता आती है। क्लियर। जो बच्चे कहते हैं जी हमें याद नहीं होता, लिख कर याद करो, 100% याद होगा। ऐसा याद होगा कि आप कभी भूलोगे नहीं जीवन में। क्लियर। आप अगली क्लास में जा रहे हो, पीछे वाली क्लासों में पढ़ा हुआ भूल रहे हो, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब बनता है भाई। क्लियर। ऐसा पढ़ो जो आपको 40, 50, 60 जब आप नाती पोतों को खिलाओ तो बताओ कि मैंने ये 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा था। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। क्लियर है। चले भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई नई कविता के प्रमुख कवि हैं रघुवीर सहाय जी। इनका जन्म है 9 दिसंबर 1929 को। जन्म वर्ष याद रखना, मृत्यु वर्ष याद रखना। एग्जाम में हर कवि के बारे में कभी भी कहीं से भी किसी के बारे में पूछ लेगा। कवि का जीवन परिचय जरूरी नहीं है, जीवन परिचय के अंदर ही आपका जन्म का वर्ष याद करो और मृत्यु का वर्ष याद करो। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया जाएगा। बताइए इनका जन्म कब हुआ था, ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, तो आपको एक सही ऑप्शन पर टिक करना है, सही ऑप्शन आपने चूज करना है। मृत्यु का वर्ष आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है, कोई भी सन दे दी जाएगी तो आपको बताना पड़ेगा।
तो भाई रघुवीर सहाय जी का जन्म है 9 दिसंबर 1929 को। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। पिता का नाम भैया हरदेव सहाय। तो पिता का नाम हरदेव सहाय था। जन्म इनका 9 दिसंबर 1929 को। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। क्लियर है। पिता हरदेव सहाय जो कि पेशे से एक शिक्षक थे, टीचर थे भाई। तो रघुवीर सहाय की संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई, क्योंकि लखनऊ में ही इनकी पैदाइश थी। लखनऊ में पूरी शिक्षा दीक्षा ली। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया था। संगीत सुनने और फिल्में देखने में उनकी विशेष अभिरुचि थी। यानी कि सॉन्ग कहते नहीं है कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या है, आप बताते हो नहीं बताते हो। तो इनको क्या अच्छा लगता था, इनको संगीत सुनना अच्छा लगता था। संगीत सुनना अच्छा लगता था, साथ ही साथ फिल्में देखने के बड़े शौकीन थे। क्लियर है। उन्होंने कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की और उसका संचालन भी स्वयं किया। रघुवीर सहाय पेशे से एक पत्रकार थे। पत्रकार बोले तो जर्नलिस्ट। क्लियर है। इंग्लिश में बोलते हैं जर्नलिस्ट, हिंदी में बोलते हैं पत्रकार। तो भैया पेशा इनका पत्रकारिता था और उन्होंने पत्रकारिता का आरंभ नवजीवन लखनऊ से किया था। लखनऊ से इनकी शुरुआत हो गई थी और इसके बाद ये समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली और फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में इन्होंने काम किया। आकाशवाणी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ना। आज की जो यंग जनरेशन है भैया इससे अनभिज्ञ है। पहले क्या है, रेडियो का ज़माना चलता था, रेडियो हुआ करता था और रेडियो होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस पर समाचार आते थे कि नमस्कार, हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, नई दिल्ली केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सब प्रादेशिक समाचार सुनते हैं। इस तरीके से। क्लियर है। नव भारत टाइम्स। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, ट्विटर, एक्स और पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं क्या, आप ट्विटर का नाम बदल के एक्स हो गया। क्लियर। सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, इस तरीके से। तो ऑनलाइन का ज़माना है आज की डेट में। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अखबार का अपना एक महत्व हुआ करता था। अखबार का अपना महत्व हुआ करता था। भारत टाइम्स जो है ना, इसके अंदर ये विशेष संवाददाता के रूप में, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस। क्लियर है। जो रिपोर्टर जिनको बोलते हो आप, तो विशेष संवाददाता के रूप में काम किया। 1979 से 1982 तक दिनमान के प्रधान संपादक के रूप में भी काम किया। भाई इनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हो गया। मृत्यु का वर्ष याद रखना, ये वर्ष 30 दिसंबर 1990 ये निधन हुआ और भैया 9 दिसंबर 1929। क्लियर। ये इनका जन्म का वर्ष है। रचनाएं, प्रमुख रचनाएं और कृतियों पर आ जाते हैं। तो भैया रचनाओं की अगर बात करी जाए तो रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, क्या दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि के रूप में लोगों के सामने आए। यानी कि एक नई पहचान इनको मिली कवि के रूप में। कहाँ से? दूसरा सप्तक में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहले आती हैं कविताएं। तो कविताओं में क्या क्या है भाई? कविताओं में है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध। जो लोग क्या होता है ना कि भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आता, ज़िंदगी से परेशान होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। भाई सुसाइड हर समस्या का समाधान नहीं है। तो भाई बताया गया है कि भाई जीवन कितना इंपॉर्टेंस होता है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, क्लियर, बार बार नहीं मिलती। तो भाई ये आत्महत्या के विरुद्ध ये इस तरह की कविता है। और हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। क्लियर है। चिट्ठी और पत्रिकाएं लिखी जाए। जैसे आपने देखा होगा आजकल मोबाइल है, घर घर में मोबाइल है। पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, उससे भी पहले चिट्ठी हुआ करती थी। यानी कि सूचना का आदान प्रदान जब किया जाता था तो आज कोई चिट्ठी लिखता था, वो 5 दिन 6 दिन के बाद चौथे 5वें दिन उस तक पहुंचती थी जिस तक आप पहुंचाना चाहते हो। क्लियर है। चलो काव्यगत विशेषताओं की बताएं तो रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं और नई कविता के माध्यम से कविता की अग्रगति तथा विकास के लिए नई रचना भूमि, नई नई भाषा, मुहावरा और रचना तंत्र की उद्भावना की इन्होंने शुरुआत हुई। श्री सहाय जी दूसरा सप्तक के 7 कवियों में शामिल थे। दूसरा सप्तक था किसके द्वारा संपादित था? अज्ञे जी के द्वारा चालू किया गया था। तो इसके 7 जो प्रमुख कवि थे उसके अंदर एक थे। क्लियर। यहाँ से इनकी कवि के रूप में पहचान हुई। इनकी कविताएं हैं संवेदना,
सरोकार, विषय वस्तु, अनुभव, भाषा, शिल्प आदि अनेक तलों पर अपने संकल्प और व्यवहार में नई थी। इनकी विशिष्ट मनोरचना और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहानियों तथा पत्रकारिता में भी हुई और उनकी पत्रकारिता उनकी कविता को प्रासंगिक एवं प्रभावी बना देती है। कहते नहीं कि जो व्यक्ति जिस काम में आज कहते नहीं जो जिस चीज़ में फनकार में अच्छा होता है वो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ ही देता है। तो भैया ये पत्रकार थे, तो पत्रकारिता इनकी कविता को प्रासंगिक और प्रभावी बना देती थी, यानी कि इफेक्टिव। इनकी कविताओं में व्याप्त तथ्यात्मकता मात्र तथ्य न रहकर सत्य बन जाता था। क्लियर है? ये जो कविताओं में जो जिन शब्दों के माध्यम से, ये कविताओं के माध्यम से जिन शब्दों, कहते नहीं शब्द जो हैं, शब्द ही होते हैं जो किसी को अपना बना लें, और शब्द ही होते हैं जो अपने को पराया कर दें। शब्द ही होते हैं जो ऐसा लगता है कि मानो कि कोई कविता नहीं सुन रहे हैं, ये कि सत्य घटना पर आधारित कोई चीज़। तो वही चीज़ बताया गया आगे कि भाई इनकी कविता में व्याप्त तथ्यात्मकता मात्र तथ्य न रहकर सत्य बन जाती थी, यानी कि ऐसा लगता था मानो ये सचमुच की वृत्त चित्र जो है वो सचमुच चल पड़े हों। तो रघुवीर सहाय की कविताओं में परिवेश की सच्चाई की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया मिलती है। ये प्रतिक्रिया तीखी, दाहक और निर्मम हो उठती है। वे अपनी कविता में व्यंग्य, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का सार्थक प्रयोग करते हैं, जिसका उद्देश्य परपीड़न का सुख नहीं, सच्ची रचनात्मकता या अर्थपूर्ण नई सामाजिकता होती है। यानी कि अपनी कविताओं के माध्यम से एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया करते थे, तथ्य परोसते थे, तथ्य जो कि सत्यता पर आधारित होते थे, और कटाक्ष करते थे, व्यंग्य करते थे, और इस तरीके से रचनात्मकता और अर्थपूर्ण नहीं बल्कि सामाजिकता होती थी इनकी कविताओं के अंदर, है ना सर? आगे बढ़े, चलो अब चलते हैं कविता का सारांश। तो ये क्या था? ये तो जीवन परिचय था। जब भी हम जीवन परिचय करते हैं तो शुरू से लेकर एंड तक पूरा करना होता है ना? तो आप सही सही से स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर लेकर आओगे। अब चलते हैं कविता के सारांश पर कि आखिर इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाह रहा है, कवि अपने मन के भावों को किस तरीके से व्यक्त करना चाह रहा है। आइए चलते हैं। तो कविता का शीर्षक क्या है? अधिनायक। जनगण मन अधिनायक, वो वाला अधिनायक, ठीक है? चलो, तो अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखित एक व्यंग्य कविता है। क्या है? व्यंग्य कविता है। पूछ लिया जाएगा आपसे अधिनायक नाम जो शीर्षक है वो क्या है? तो ये एक व्यंग्य कविता है। किसके द्वारा लिखित है? रघुवीर सहाय जी के द्वारा। इसके रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय। कवि कौन है? रघुवीर सहाय। क्लियर? इसमें आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष। पहले तो हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों से पहले भाई मुगलों के गुलाम थे, है ना? तो भैया हमारे अंदर जो है, कहते नहीं है कि भैया गुलामी जो है हमारे खून के अंदर अंदर तक चली गई है। जो चीज़ जड़ें जो अंदर तक चली जाएं जल्दी से आप उसको निकाल नहीं सकते। तो भाई हम आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए, अपनी सत्ता जो है हमें मिली, हमारा राजा हुआ, हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े कहते नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जननी बोला जाता है भारत को। क्लियर है? अब जब हमारे लोग जब सत्ता पर आसीन हुए तो आज़ादी के बाद की जो सत्ता हमें मिली, सत्ता सुख हमें भोगने को मिला, तो उस सत्ताधारी वर्ग के प्रति यहाँ पर रोष प्रकट किया है कटाक्ष के रूप में रघुवीर सहाय जी ने। क्लियर है ना? राष्ट्रीय गान, ये गान है भाई, राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक कौन सा? जनगण मन अधिनायक, वो वाला अधिनायक शब्द को लेकर ये व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। और आज़ादी मिलने के इतने वर्षों के बाद भी आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। हो सकता है आज मुल्क आज़ाद हो, लेकिन मानसिक गुलामी तो आज भी है, मानसिक गुलामी का प्रतीक आज भी है। आजकल देख लो आप, आज हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हर चीज़ आप विदेशी अपने घर में लेकर आ रहे हो, तो भैया काहे के आप आज़ाद हो, है ना? मानसिक गुलाम हो आप। तो
आज़ादी के बाद भी आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। शोषण पहले भी हुआ करता था, शोषण आज भी हो रहा है। क्लियर है? तो शोषण आज भी हो रहा है, ज्यों का त्यों है। क्लियर? इसमें कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हर चरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। क्लियर है? हर चरना के माध्यम से यहां पर व्यक्त किया। तो हर चरना किसका प्रतिनिधि है? आम आदमी का, आम पब्लिक का, यानी कि कॉमन मैन का, एक साधारण व्यक्ति का। हर चरना स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है और कभी प्रश्न करता है कि राष्ट्रगान में वो कौन भारत भाग्य विधाता है। कौन है वो भारत भाग्य विधाता जिसका गुणगान पुराने ढंग की ढीली ढाली हाफ पैंट पहने हुए गरीब हर चरना गाता है। कभी कहता है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुथन्ना, देखो किसका शब्दों का इस्तेमाल किया है, फटा सुथन्ना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया जा रहा है। आखिर यह अधिनायक है कौन? किसका गुणगान किया जा रहा है? तो कभी प्रश्न कर रहा है कि वो कौन है जो मखमल, टमटम, वल्लभ तुरही के साथ माथे पर पगड़ी एवं चंवर के साथ तोपों की सलामी लेकर ढोल बजाकर अपना जय जयकार करवाता है, यानी कि खुद करवा रहा है। अर्थात सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाट बाट वाले भड़कीले रोबदाब के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाए जा रहे हैं। आज भी वही सत्ता है। सत्ता बदल गई लेकिन रंग ढंग नहीं बदले। तो आखिर वो कौन है जो अपना गुणगान खुद करवा रहा है? कभी प्रश्न कर रहा है कि कौन वह सिंहासन पर बैठा जिसे दूर दूर से नंगे पैर एवं नरकंकाल की भांति दुबले पतले लोग आकारों से अधिनायक तमगा एवं माला पहनाते हैं। कौन है वह जनगणमन अधिनायक महाबली से डरे हुए लोग से मन के रोज जिसका गुणगान बाजा बजा कर किया जाता है? तो कभी प्रश्न कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है, सत्ता चली गई लेकिन वो सत्ताधारी वर्ग जो है, कौन है वो जो अपना गुणगान करवा रहे हैं? उस भोली भाली जनता से, उस दबे कुचले वर्ग से, उस आम आदमी से, है ना, जिसके पास पहनने को नहीं, जिसके पास खाने को नहीं है। तो ये कटाक्ष नहीं तो और क्या है? तो सीधा सीधा कटाक्ष है उस सत्ताधारी दल पर जो सत्ता में आसीन। आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार इस कविता में रघुवीर साय ने वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर व्यंग किया है ना, कि भैया एमएलए बन गए और जाके विधानसभा के अंदर बैठ गए और अपने कर्तव्यों को भूल गए कि जिससे हमें चुनकर भेजा है, आखिर हमें उसके प्रति क्या जवाबदेही है। सांसद बन गए संसद भवन का कि शोभा जो है बढ़ा रहे हैं, लेकिन भूल गए कि उनके अधिकार क्या है। जिन प्रति लोगों ने आपको चुनकर संसद भवन में भेजा है, उनके प्रति जवाबदेही क्या है आपकी। तो जनप्रतिनिधियों पर व्यंग किया जा रहा है। कविता का निहितार्थ क्या है कि ये मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रच्छन्न लालसा ही सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की, क्लियर है? बात समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कविता के भावार्थ पर। आखिर ये पंक्तियां क्या कही जा रही हैं, किस संदर्भ में कही जा रही हैं और किस पर कटाक्ष किया जा रहा है, किस पर व्यंग कसा जा रहा है। चलो पढ़ते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। क्लियर है? राष्ट्रगान है। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है और फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे भाई? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के रघुवीर सहाय विरचित अधिनायक शीर्षक कविता से उद्धृत है। या सिंपल बोल दो कि भाई हमारी पाठ्य पुस्तक के अधिनायक नामक शीर्षक कविता से ली गया है और जिसके कवि हैं, जिसके रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय जी। जब हम व्याख्या करेंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई इन पंक्तियों में कवि ने उन जनप्रतिनिधियों पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है। किन जनप्रतिनिधियों पर? जो आज़ादी के बाद सत्ता पर
काबिज हुए, जिन्होंने राजपाट अंग्रेजों से लेकर खुद चलाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, और किस लिए वो चुनकर आए थे और अब वो कर क्या रहे हैं। उन जनप्रतिनिधियों की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है? तो भाई उन जनप्रतिनिधियों पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है जो इतने दिनों की आज़ादी के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं ला पाए। गरीबी और अमीरी, इसका फासला इतना बढ़ गया है कि आने वाले 20-50 सालों में अंदर भी ये फासला आप कम नहीं कर सकते हो। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। लोगों की पर कैपिटल इनकम कितनी है, लोग कितना कमाते हैं, कितना टैक्स देते हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हो गए हैं। अब हम तमगा हासिल हो गया हमें। ये खुशी की बात है, ये बड़ी शर्म की बात है। 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी होने के बावजूद कितने टैक्स पेयर हैं? लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सरकार 3 रुपए किलो चावल और 4 रुपए, वो जो 2 रुपए किलो गेहूं वगैरह बांटती है। इससे आप अंदाजा लगाइए, देश की हालात पर आप सोच नहीं सकते हो। लोग कहते हैं विकास विकास विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, आखिर कहाँ है ये डेवलपमेंट? उस आम आदमी को न पहले कुछ मिला न आज कुछ मिला। आखिर ये सरकारें होती किसके लिए हैं? लोगों की सहूलियत के लिए होती है ना, क्योंकि यही वो नुमाइंदे होते हैं जो आपको चुनकर संसद में बिठाते हैं, सत्ता पर काबिज करवाते हैं। और आखिर आप इनके लिए कर क्या रहे हो? इनका लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से ऊंचा हो, आप इसके लिए क्या कर रहे हो? आप क्या इनको रोजगार दे रहे हो? क्या आप इनको शिक्षा में सहूलियत दे रहे हो? आज शिक्षा महंगी है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता, सरकारी हॉस्पिटलों की हालत बड़ी खराब है। तो आखिर आप कर क्या रहे हो इनके लिए, है ना? 2 रुपए किलो चावल या गेहूं से, चीनी से काम नहीं चलेगा। इनको रोजगार चाहिए भाई, इनको रोजगार चाहिए। तो आम आदमी की जो जीवन में, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन पहले न था न अब है, तो आखिर फर्क क्या हुआ? पहले भी शोषण हुआ था, आज भी शोषण हो रहा है। तो इसमें क्या क्या बदलाव आया उस आम आदमी की जिंदगी में? और अगर हम उस आम आदमी की जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाए हैं तो लानत है हमारी सरकार पर, लानत है हमारे सत्ताधारी दलों पर। तो उसी कटाक्ष किया जा रहा है उन्हीं दलों पर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जानना चाहता है कि वो कौन सा भाग्य विधाता है जिसका गान हर चरना नाम का एक गरीब विद्यार्थी कर रहा है। वो गरीब विद्यार्थी है, अपनी लाचारी का प्रमाण लिए हुए वो राष्ट्रीय गीत गाता है। और कवि का ये कटु व्यंग्य बड़ा ही उचित एवं सामयिक है। सचमुच आज लाखों गरीब छात्र अपने विद्यालयों में बिना मन के राष्ट्रीय गान को गाते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। क्लियर है? लेकिन पैटर्न है हमारा, सालों से गाते आ रहे हैं, आज भी गा रहे हैं और आगे भी गाएं। यानी कि शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं। क्लियर है? आखिर हम गा किसको रहे हैं? आखिर वो अधिनायक है कौन जिसका गुणगान कर रहे हैं हम? उन्हें नहीं पता कि वे किसका गान कर रहे हैं, किसका गुणगान कर रहे हैं। बस राष्ट्रगान है, हम गा रहे हैं, जनगण मन एक औपचारिकता निभा रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि जन गण मन अधिनायक, ये अधिनायक है कौन, किसका गुणगान कर रहे हैं भाई हम? तो इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आज के सत्ताधारी नेताओं पर कटाक्ष किया है। ये सत्ताधारी नेता आज तानाशाह बने हुए। आगे बढ़ते हैं। मखमल टमटम वल्लभ तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, और तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बदली हुई जनतांत्रिक व्यवस्था में भी सत्ताधारी वर्ग के राजसी ठाट बाट और रौब दाब का वर्णन किया है। कवि प्रश्न पूछ रहा है कि वो कौन व्यक्ति है जो मखमल टमटम वल्लभ तुरही पगड़ी छतरी एवं चैवर लगाकर तोप के गोले दागकर ढोल नगाड़ा बजाकर जय जयकार करवा रहा है। कवि आखिर जानना चाहता है, व्यंग कस रहे हैं, टोन कस रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि अभी जनप्रतिनिधि अधिनायकवादी की भूमिका निभा रहे हैं।
जनप्रतिनिधि किसकी भूमिका में है? अधिनायकवादी की भूमिका में है। और वे जनता का सेवक नहीं, राजसी ठाट बात में लिप्त तानाशाह है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता राजा होती है, लेकिन वो जनता आज नौकर से भी बदतर हालात हैं उसके। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता का सेवक होता है, लेकिन यहाँ तो राष्ट्रीय ठाट बाट है, राष्ट्रीय ठाट बाट में लिप्त तानाशाह है, और यह आज़ाद देश के लिए एक चिंता का विषय है। कवि व्यंग करते हुए एक कटु सत्य का वर्णन करता है कि वे सच्चे जनप्रति हैं अर्थात नहीं है। चलो अगली पंक्तियां। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, और सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है? तो इसमें कवि सत्ता वर्ग के द्वारा जनता के शोषण का जिक्र कर रहा है कि ये एक व्यंग कविता है। कवि के अनुसार राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर सभी दिशाओं से जो जनता आती है वह नंगे पांव आती है। 26 जनवरी 15 अगस्त की बात हो रही है यहाँ पे, हमारे राष्ट्रीय पर्व है जिसे हम राष्ट्रीय त्योहार की तरह मनाते हैं। चारों दिशाओं से जो लोग आते हैं वो कौन हैं? गरीब, सताए हुए, है ना। वो जो जनता है वो नंगे पांव आती है, वो इतनी गरीब है कि केवल नरकंकाल का रूप हो गई है। भाई उसकी गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सिंहासन पर बैठा जनप्रतिनिधि हड़प लेता है। हम जो कभी सोचा है आपने, हम जो टैक्स का पैसा देते हैं, इससे सड़कों का निर्माण होता है, इससे रोड बनते हैं, इससे बहुत सारे डेवलपमेंट विकास होते हैं, लेकिन वहीं आपको एक खबर आती है कि फलां मंत्रालय में 75,000 करोड़ का घोटाला हो गया। ये 75,000 करोड़ ये हमारी तुम्हारी गाड़ी कमाई है जो जनप्रतिनिधि डकार जाते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। क्लियर है? सिंहासन पर बैठा हुआ जनप्रतिनिधि डकार हड़प लेता है और गरीब जनता के पैसे से ही वो मेडल पहनता है, मंच पे फूलों की माला पहनता है, राज सत्ता का भोग करता है। से जनता गरीबों की मार से परेशान है। एक बार कोई बन जाए बस एमएलए एमपी, फिर क्या होता है? अपनी 7 पुश्तें जो है आगे बढ़ाने का काम कर जाता है। आखिर क्या है ये सत्ता में? इस सत्ता से लोगों को इतना प्यार क्यों है? जिस सत्ता पर काबिज होते हो ना जिन लोगों के लिए, उन्हीं लोगों को आप शोषण करते हो। तो कटाक्ष कर रहे हैं कवि जो हैं रघुवीर सहाय ने उक्त पंक्तियों में सत्ता वर्ग के तानाशाहों का व्यंग्यात्मक चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वतंत्र देश की यह दुर्दशा राजनेताओं की ही देन है। स्वतंत्र देश की जो दुर्दशा है आज, इसमें नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। वे स्वयं राजयोग में लिप्त हैं, स्वयं अपने आप को तानाशाह समझ बैठे, राजा समझ बैठे, जबकि वो राजा नहीं है। लोकतंत्र में राजा जनता होती है ना। प्रधान सेवक हैं, वो लोगों की सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जाकर सत्ता का सुख, सत्ता की मलाई चाटते हैं, और जनता गरीबी और लाचारी की मार झेल रही है। आज भी 30 से 35% लोग ऐसे हैं जो रात को जिनको भोजन नसीब नहीं होता। आज भी 30 से 35% की आबादी ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहती है। सोच के देखो। आओ अगली पंक्तियों पे चलते हैं। कौन कौन वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, और डरा हुआ मन बेमन, जिसका बाजा रोज बजाता है। तो भाई इसमें कवि राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द पर कटाक्ष कर रहा है। अधिनायक, दिक्कत सिर्फ अधिनायक से है कि आखिर ये अधिनायक है कौन जो अपना गुणगान खुद करवा रहा है। कवि ने कविता के अंतिम पद में कौन कौन 2 बार प्रयोग कर ये बताने का प्रयास किया है कि भैया जनगण मन अधिनायक एक नहीं अनेक हैं। भाई आज देश में तानाशाहों की संख्या बढ़ रही है और वो महाबली का रूप धारण कर लिया है जिन्होंने, अर्थात देश की संपूर्ण शक्ति इन कुछ गिने चुने अधिनायकों के हाथों में सीमित हो गई है ना। लोग अपने आप को तानाशाह बन बैठे, लोग अपने आप को तानाशाह बन बैठे हैं और वो भूल गए हैं कि हमने जिन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया, आखिर हमें भी तो इनके लिए काम करना है। लेकिन कर क्या रहे हैं? उस गरीब जो दुखियारी जनता है
उसको आप और गरीब बनाने का प्रयास कर रहे हो, है ना। उसको आप 2 रुपए किलो चावल दे रहे हो कि बेटा तू गरीब ही रहे। रोजगार की बात नहीं कर रहे हो आप रोजगार दोगे तो कम से कम वो अपना पेट खुद भर सकता है, अपनी कमाई से वो सारी सुख सुविधाएं मुहैया करवा सकता है। लेकिन आप उसको रोजगार से वंचित कर रहे हो, आप उसको सिर्फ उतना ही दे रहे हो जिससे उसका पेट भर जाए, और वो व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। उसका जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। वो वहीं है और वहां से और नीचे जाएगा, वो कभी उठ नहीं पाएगा। क्लियर है। बाकी जनता डरी हुई है, सहमी हुई है और बिना इच्छा के राष्ट्रीय गान रूपी बाजा बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्लियर है। और ये सदियों से चला आ रहा है, आजादी के बाद से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। अतः अब इस राष्ट्रीय गान में आम आदमी की कोई रुचि नहीं रह गई है। राष्ट्रीय त्योहार पर वे केवल खाना पूर्ति करते हैं, बेमन से वे राष्ट्रीय गान गाते हैं। उन्हें वास्तविक आज़ादी आज तक नहीं मिली। आज बेशक हम आज़ाद हैं, लेकिन सिर्फ कहने को, सिर्फ कागजों में आज़ाद हैं, मानसिक गुलाम हैं आज हम। आज़ादी का सुख उन्हें नहीं मिला है, ये सुख मुट्ठी भर लोगों के हिस्से में सिमट कर रह गया। देश के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। देश में चारों तरफ खुशहाली होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, एक व्यक्ति अगर एलिजिबल है, तो उसको नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, और ये उसका हक है। सरकारों को ये अरेंज करना चाहिए कि भाई उनको नौकरी दिलाई जाए। क्लियर है। यहां सालों साल हो जाते हैं और वैकेंसी नहीं निकलती, और अगर वैकेंसी निकलती है तो भैया पर्चा लीक हो जाता है। लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, परीक्षा दे के आते हैं और शाम को घर नहीं पहुंच पाते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। बताइए, ये उस पब्लिक के साथ मजाक है। मजाक नहीं तो और क्या है, बताओ। आगे अब प्रश्न और उत्तर चलते हैं। प्रश्न और उत्तर पर तो किस तरीके के प्रश्न आएंगे। पहला है, हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है। तो हरचरना क्या है, ये अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक बच्चा है, और वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। और हरचरना की पहचान क्या है, फटा सुतन्ना पहने एक गरीब छात्र के रूप में। क्लियर है। ये उसकी बदहाल जो उसकी जिंदगी है उसको बयां करने के लिए काफी है। ये पता चलता है कि हम आजाद हो गए हैं, लेकिन हमारा जीवन स्तर आज भी वैसा का वैसा ही है। कल भी हम शोषण, अंग्रेजों के शिकार सताए हुए थे, और आज हम उन जनप्रतिनिधियों के सताए हुए हैं जिन्हें हम संसद भवन में भेजते हैं, जिन्हें हम विधानसभा में भेजते हैं, जिन्हें हम मंत्री पद, जो हमारी वजह से मंत्री पद पर सुशोभित होते हैं, वही उसी जनता का क्या करता है, शोषण करता है। आगे बढ़ते हैं। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है, और कवि ने कविता में हरिचरना को रखा है, हरिचरण को क्यों नहीं। तो भाई हरिचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हरचरना शब्द का प्रयोग किया, हरिचरण नहीं। यहाँ कवि ने लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ठेठ तद्भव शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। इससे कविता की लोकप्रियता बढ़ती है, और कविता में लोच एवं उसे सरल बनाने हेतु ठेठ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तद्भव समझते हो आप। एक होते हैं तत्सम शब्द, जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है वो एज इट, बिना किसी बदलाव के हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। क्लियर है। और तत्सम का परिवर्तित स्वरूप तद्भव होता है, जिसे हम अपनी दैनिक जीवन में जो हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, है ना, अपनी सहूलियतों के हिसाब से हमने अपने हिसाब से जो शब्दों का प्रयोग किया वो तद्भव हो जाते हैं। इससे क्या हो गया, कविता के अंदर और ज़्यादा लोच आ गई। इसमें सरल बनाने हेतु शब्दों का इस्तेमाल किया। अगला है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। अधिनायक कौन है और इसकी क्या पहचान बताइए। तो कवि के अनुसार अधिनायक आज बदले हुए तानाशाह है। क्लियर है, बात समझ रहे हो। तानाशाह हिटलर भी हुआ करता था,
लेकिन आज हिटलर का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो जो लोग समझ रहे हैं ना कि सत्ता के नशे में चूर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई अंग्रेज नहीं रहे, बड़े से बड़े जो घमंडी थे, जो बड़े बड़े से बड़े शासक थे, है ना, राजा रहे ना रंक रहे, तो भाई आप क्या चीज़ हो। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता ने अगर आपको सर माथे पर बिठाया है तो वो दिन दूर नहीं जब यही जनता आपको उठा के सत्ता से बेदखल कर देगी। तो कवि के अनुसार अधिनायक आज बदला हुआ तानाशाह है और वे राजसी ठाट बाट में रहते हैं। उनका रोब दाब एवं तामझाम भड़कीला है। इनका जो रोब दाब तामझाम है ये क्या है, भड़कीला है। वे ही अपना गुणगान आम जनता से करवाते हैं और जो तानाशाह हैं ये चाहते हैं कि जनता उनका गुणगान करे, जनता उनकी वाहवाही करे, जनता उनको माला पहनाए, जनता उनकी जय जयकार करे। आज उनकी पहचान जनप्रतिनिधि की जगह अधिनायक अर्थात तानाशाह बन गए हैं ये, है ना, और ये उनकी पहचान बन गई। एक व्यक्ति हाथ जोड़ता है इलेक्शन के समय, पैर छूता है, गिड़गिड़ाता है कि वोट हमें ही देना। सोचो, आपको अपनी वोट की ताकत नहीं पता। आपकी ताकत की वजह से वो इलेक्शन जीतते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद जिस ताई के पैर छूते हैं उसी ताई को दुत्कारते हैं। जिस व्यक्ति को हाथ जोड़कर नमन करते हैं उसके घर में भोजन करते हैं और वो गिड़गिड़ाते हैं कि हमको ही वोट देना। एक वोट की कितनी बड़ी ताकत होती है, आपके हाथ में कितना बड़ा हथियार है, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं, आप उसे पहचानते नहीं, है ना। आपकी वोट की ताकत की वजह से वो जीतता है और जीतने के बाद आप पर ही जुल्म सितम करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है ना। आपकी जो टैक्स पे करते हो आप, उसकी पैसे से बड़े बड़े घोटाले करके अपने आलीशान घर बना लेता है, बंगला बना लेता है और ज़मीनें खरीद देता है, बच्चों को विदेश भेज देता है ना। तो अनाप शनाप पैसा खर्च कर देता है, किसकी वजह से, आपकी वजह से। क्लियर है भाई, यही इसकी पहचान है तानाशाह की। जय जय कराना का क्या अर्थ है, तो कवि के अनुसार सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों आज अधिनायक का रूप ले लिए हैं। जो सत्ता पक्ष होती है यानी कि जिस सत्ताधारी दल की सरकार होती है, कवि इनके बारे में बात कर रहा है कि आज अधिनायक का इसने रूप ले लिया है और वे ही आज राष्ट्रीय गान के समय आम आदमी को जुटाकर अपनी जय जयकार खुद करवाते हैं, मनवाते हैं, माला पहनते हैं, जन जन के प्रतिनिधि होने अपने को जनता का भाग्य विधाता मानते हैं और इस तरीके से ये शो करते हैं कि वो इस जनता के भाग्य विधाता हैं, जबकि जनता उनकी भाग्य विधाता है। बात समझ में आ गई, यस और नो? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है, यहाँ बेमन का जिक्र किया गया। बेमन बिना मन के लिए, बिना उत्साह के, बस चल रही है गाड़ी। क्लियर है? तो कविता की इस पंक्ति में बेमन का मतलब होता है बिना रुचि के, जिसमें कोई रुचि नहीं हो, बिना मन के। बेमन कहते नहीं यार बेमन कर रहे हो आप। एक होता है किसी कार्य को मन लगा कर करना और एक काम होता है कि भैया काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई रुचि नहीं, उसको बोलते हैं बेमन। तो भाई कविता इसकी पंक्ति में बेमन का अर्थ है बिना रुचि, यानी आज राष्ट्रीय गान गाने में आम जनता में कोई रुचि नहीं रह गई। आम आदमी सिर्फ इसको ढोए जा रहा है। ये परंपरा है हमारी। शुरुआत में जब प्रेयर होती है स्कूल के अंदर तो लास्ट में प्रेयर के बाद क्या होता है, राष्ट्रगान ही होता है ना। लेकिन आम पब्लिक के अंदर, है ना, इसे गाने में कोई रुचि नहीं। वे बेमन से एक चीज चली आ रही है तो भैया परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, बस बिना मन से गाए जाने में। क्या है भैया, राष्ट्रगान है हमारा, गा रहे हैं हम, लेकिन ये नहीं पता उसके अंदर अधिनायक कौन, किसके लिए कर रहे हो, किसका गुणगान कर रहे हो भैया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
हरचरणा अधिनायक के गुण क्यों गाता है और उसके डर के क्या कारण हैं। तो अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरणा एक गरीब विद्यार्थी है, राष्ट्रीय गान वो गाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि वो राष्ट्रीय गान क्यों गा रहा है ना बड़ी विडंबना। हम जो चीज़ कर रहे हैं हमको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो हम आखिर कर क्यों रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो भाई राष्ट्रीय गान तो गाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता राष्ट्रीय गान क्यों गा रहा है। भाई इस गान को वो एक सामान्य प्रक्रिया मानकर गाता है कि नेचुरल है, जो सब गा रहे हैं वो मैं भी गा रहा हूँ। एक गरीब व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय गान का क्या महत्व है नहीं पता उसे। भैया देशभक्ति, आज़ादी आदि का अर्थ वो नहीं समझ पाता। उसकी आज़ादी और देशभक्ति का दुश्मन तो वे व्यक्ति हैं जो गरीबों की कमाई पर आज शासक बने हो। क्लियर है। हमने उन्हें चुनकर भेजा, लेकिन कुछ सालों के बाद एक व्यक्ति जो कभी साइकिल पर था वो मोटर कार छोड़ो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगता है। जिसके पास अपने खुद का घर नहीं होता वो बंगले खरीद लेता है। आखिर कहाँ से, किसके पैसे से। क्लियर है। तो भाई आज शासक बने हुए हैं वे तानाशाह बन गए हैं। आम आदमी को समझते ही नहीं है कि आम आदमी है क्या, है ना। जूते की नोक पर रखते हैं उनको। लेकिन दिन फिरते हैं और 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है तो वही हाथ जोड़कर, पैर है ना छूकर, नाक रगड़कर, गली गली जो है प्रचार करते हुए आपको मिलेंगे। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हर आदमी आएगा आपके दरवाजे पर कि वोट हमें ही देना। क्यों बताइए, क्यों? लोगों को अपने वोट की ताकत नहीं पता। बात समझ में आ गई। तानाशाह बन गया और आम जनता उनसे डरी है, कोई उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलता। हरचरणा के डरने का कारण ही सभी विषय हैं और मुंह खोलेगा तो उसे दंड भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, सत्ताएं हिल जाती हैं, शासक जो है वो डर जाता है जब जनता अपना प्रकोप दिखाती है। बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं लोकतंत्र के अंदर। जो लोग अपने आप को कभी तानाशाह समझते थे, है ना, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा है। किसकी वजह से? जनता की वजह से। बात समझ में आ गई। चलो अगले प्रश्न पे। बाजा बजाना का अर्थ क्या है? तो कविता अधिनायक में कवि रघुवीर साय ने बाजा बजाना शब्द का प्रयोग गुणगान करने के लिए किया है। गुणगान करने के अर्थ में किया है। आम जनता जो गरीब और लाचार है, बाहुबली राजनेताओं के भय से उनके गुणगान में बेमन से लगी पड़ी। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता करप्ट है, पता है हमको, पता है उसने 17,000 करोड़ का घोटाला किया है, 50,000 का घोटाला किया है, लेकिन प्रशंसक हैं, है ना, बेमन से लगे पड़े। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, गुणगान कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे कवि ने आधुनिक राजनेताओं पर कठोर व्यंग किया है। आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है, कौन कहना है वह जनगणमन अधिनायक वो महाबली। कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहते हो? तो कवि रघुवीर साय अपनी कविता अधिनायक में प्रस्तुत पंक्ति की रचना कर उन सत्ताधारी वर्ग के जनप्रतिनिधियों की पहचान चाहता है जो राजसी ठाट बाट में जी रहे। कवि क्या कर रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से? उन लोगों को चुनना चाहता है, उन लोगों पर कटाक्ष कर रहा है, उनकी पहचान करना चाहता है जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, राजसी ठाट बाट से जी रहे हैं। जनता भूखी मर रही है, लेकिन वो खुद 5 स्टार होटल के अंदर अपने आप को जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जनता को 2 रुपये किलो चावल खिला रहे हैं, 3 रुपये किलो गेहूं खिला रहे हैं, और भैया खुद 5 स्टार होटल के अंदर जनता की गाड़ी कमाई उड़ा रहे हैं। भाई गरीबों पर, आम आदमी पर उनका रौब दाव है और वही अपने को जनता का अधिनायक मानते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना चाहता है कवि। वो बाहुबली हैं, लोग उनसे डरते हैं, सहमे रहते हैं। कभी उन्हीं की पहचान कर पंक्तियों में कराना चाहता है, इन पंक्तियों में कराना चाहता है। क्लियर है कि कौन कौन है वह जनगणमन अधिनायक, वह महाबली। आखिर कौन कौन है वो महाबली, है ना। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है ना, पिछले कई सालों से एक ट्रेंड चल गया है कि नाम के आगे अगर बाहुबली लग जाए तो भैया बड़ा रौब होता है ना। बाहुबली विधायक है ना, बाहुबली सांसद है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हो,
इस कविता का क्या संबंध है, यहाँ पर वर्णन करना है। तो विद्वान कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है और इस कविता में कवि ने सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों को आधुनिक भारत के अधिनायक अर्थात तानाशाह के रूप में यहाँ पर चित्रित किया है। आज राष्ट्रीय गान के समय इन्हीं सत्ताधारियों का गुणगान किया जाता है और जब भी राष्ट्रीय त्योहार पर जनगण मन अधिनायक जय हो का राष्ट्रीय गान गाया जाता है तो भैया आम आदमी जो गरीब और लाचार है, फटे हाल है, जीवन बिता रहा है, बेकार है, बेबस है, ये राष्ट्रगीत का अर्थ नहीं समझता। वो उसी राजनेता को अधिनायक मानकर इस राष्ट्रगीत को गाता है। वो समझता है कि वो उन्हीं राजनेताओं का गुणगान कर रहा है। क्लियर? तो कवि का के तर्क सही भी है। वास्तव में आज राष्ट्रगीत का महत्व राष्ट्रीयता से नहीं आंका जाता। कौन नेता कितना बड़ा बाहुबली है, कितना प्रभावशाली है, उसी आधार पे उस राष्ट्रगीत के महत्व को आंका जाता है। कवि की यह सोच युक्त संगत और समसामयिक है। आज राष्ट्रगान की केवल खाना पूर्ति होती है, देशभक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। देशभक्ति से इसका कोई संबंध नहीं। बात समझ में आ गई? चलो, तो प्रश्नों के साथ ही भाई हमारा ये चैप्टर भाई यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं अगली क्लास में, अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।